दोस्तों, आज है दिन फ्राइडे चैलेंज का। ये वो परीक्षा है जो हमारी मंडली के साथी हफ्ते में एक बार जरूर देते हैं। मैं 1 या 2 लाइन बताता हूं और उसी से शुरू करके 6 अलग अलग राइटर लिखते हैं 6 नन्ही कहानियां। आज का असाइनमेंट है कि हर कहानी इस वाक्य से शुरू करनी है। मोबाइल पर लिखा वो वाक्य उससे सवाल कर रहा था, सेंड या डिलीट। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, सेंड या डिलीट। मोबाइल पर लिखा वो एक वाक्य उससे सवाल कर रहा था, सेंड या डिलीट। क्या करे, डिलीट कर दे? ये मैसेज पढ़कर साहिल पता नहीं क्या रिएक्शन देगा। वो हंगामा करेगा या चुपचाप मान जाएगा? इन्हीं सवालों में घिरी अफशा अपने मंगेतर साहिल के बारे में सोचे जा रही थी कि डाइनिंग एरिया से पापा की तेज आवाज उभरी। किसी बात पे नाराज हो रहे थे। मम्मी की कोई छोटी सी गलती रही होगी, नमक हल्का या तेज। वो कुछ बोलना चाह रही होंगी, लेकिन दादी ने इशारे से उनको चुप रहने को कहा होगा। यही तो देखती आई थी बचपन से लेकर अब तक। 2 दिन हुए जब उसने पापा, दादी और मम्मी से बताया था साहिल की हरकतों के बारे में। साहिल की गर्लफ्रेंड, ढेर सारी लड़कियों से उसका फ्लर्ट करना वगैरह वगैरह। अफशा तो खुद हैरान थी। गर्ल्स कॉलेज में पढ़ते हुए शहर की हलचलों से अनजान उसे साहिल की सरगर्मियां कहाँ पता चलनी थीं, और पता चलने पर भी क्या कर पा रही थी वो। साहिल उसकी बात सुनकर कितनी ढिठाई से हंसा था। फिर बोला, ठीक है बाबा, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो आज से ये सब बंद, ओके? वैसे भी मैं उनसे बस यूं ही बात वगैरह कर लेता हूँ, सीरियसली मत लो यार। उसकी आवाज़ में बेफिक्री थी, लापरवाही थी। अफशा चुप रही। वो फिर बोला, तुम अच्छी लड़की हो भाई, मेरी फैमिली ने कुछ सोचकर तुमको चुना है, टेंशन मत लो। कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। वो अच्छी लड़की है इसलिए शादी के लिए चुनी गई, मगर उसका चुनाव, उसे भी तो अच्छा लड़का चुनने का हक मिलना चाहिए ना। दादी को ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं लगी थी। पापा से कह रही थी, अरे लड़के की बढ़िया नौकरी है, घराना अच्छा है, ये सब बातें शादी के बाद नहीं रहेंगी। अब थोड़ा बहुत लड़कपन शादी के पहले चलता है। मम्मी ने कुछ कहना चाहा तो दादी ने फौरन कहा, घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा, ये कहावत नहीं सुनी क्या? मम्मी के खुले होंठ बंद हो गए। बरसों पुरानी आदत सहेजे चुप हो गई थी। वैसे अगर ये हल्की बात थी तो अफशा के दिमाग से निकलती क्यों नहीं? साहिल के साथ रहने का सोचकर उसे गिनगिनी क्यों छूट रही थी? मम्मी उसे खाने के लिए बुलाने आई तो वो उनका उतरा हुआ चेहरा देखने लगी। क्या उसकी भी हालत मम्मी जैसी होने वाली है? सोचते हुए उसकी आंखें बेबसी के आंसुओं से भर गईं। मम्मी बिना कुछ कहे उसके बाल छूने लगी, जैसे सब समझती थीं, जानती थीं। मम्मी, पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अफशा रुंधे गले से बोली, मिजाज ही ऐसा है बेटा। पहले मैं सोचती थी कि धीमे धीमे बदल जाएंगे, मगर फितरत कहाँ बदलती है। शादी हो गई थी, जैसे भी थे निभाना ही था। मम्मी उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बोली। अफशा उठकर बैठ गई। वो नहीं निभा पाएगी। वो मम्मी की तरह घुटकर जीना नहीं सीखना चाहती। उसे टेढ़ा मेढ़ा घी का लड्डू नहीं चाहिए। ये बात पापा और दादी को समझनी होगी। ये सोचते हुए उसने मोबाइल उठाया और पहले से टाइप किया मैसेज एक बार फिर पढ़ा, साहिल, मेरी तरफ से रिश्ता खत्म है। फिर नीचे लिखा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ शादी जैसा रिश्ता निभा पाऊंगी। उसने मम्मी की ओर देखा और सेंड पर क्लिक कर दिया। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, सेंड या डिलीट। मोबाइल पर लिखा वो वाक्य उससे सवाल कर रहा था, सेंड या डिलीट। निशा ने अपना ट्रॉली बैग एक तरफ सरकाते हुए मोबाइल बिस्तर पर फेंक दिया। आंसुओं से भरी अपनी आंखें कसकर भींच लीं।
ये फैसला इतना आसान कहाँ था उसके लिए। अपनों से लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ अक्सर कुछ ज्यादा ही तकलीफ देह होती हैं। बीते 2 सालों में वो कभी इतनी खामोश, इतनी उदास नहीं बैठी थी। आज राघव घर में नहीं था, मीटिंग के लिए दूसरे शहर गया था। भला राघव के साथ रहते हुए ऐसा मुमकिन ही कहाँ था। हर पल बच्चों की तरह उछल कूद मचा के रखता था वो। निशा रसोई में काम कर रही होती तो उसके आसपास मंडराता रहता। राघव, ये टेस्ट करके बताओ कैसा बनाए। निशा जब भी उसे अपना कुछ बनाया चखने को कहती तो पहले वो 100 तरह के चेहरे बनाता, फिर 1 चम्मच खाकर कहता अच्छा है, और अगले ही पल संजीदा होने का नाटक करते हुए कहता निशा यार, मुझे लगता है मेरी उम्र अब बड़ी कम बची है। राघव, क्या बोल रहे हो? और क्या, ये सब खा के भला कोई कब तक जी सकेगा? निशा पहले गुस्सा करती, उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती और फिर शरारत और बचपने से भरे उसी लड़के पर ढेर सारा प्यार आ जाता। राघव, हमें शादी कर लेनी चाहिए अब। 2 साल के लिव इन रिलेशनशिप के बाद अक्सर कहने लगी थी वो उससे, तुम अभी खुश नहीं हो? राघव का जवाब हर बार यही होता था, हाँ पर राघव, पर क्या निशा, हम साथ हैं, खुश हैं, और क्या चाहिए? वैसे भी जिंदगी बिताने के लिए प्यार जरूरी है ना कि बंधन। निशा भी पिघल जाती थी उसकी इन बातों पर। कहाँ सोचा था उसने कि एक पड़ाव ऐसा आएगा जब बदल जाएंगी उसकी ये बातें। उस रोज निशा ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उसे लगा था राघव ये सुनकर खुशी से उछल पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निशा, मैं नहीं ले सकता यार जिम्मेदारियां, ये फालतू की टेंशन, गेट रिड ऑफ इट यार, राघव ने खींचते हुए कहा था। राघव, हाउ कैन यू से दैट? अगर ऐसा था तो तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था ना, जब 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 व्हेन वी वर गेटिंग इंटीमेट, तो सोचा क्यों नहीं तुमने? उस वक्त कौन ये सब सोचता है भाई? राघव के ये तल्ख जवाब निशा को बेहद चुभे थे। ठीक है, तुम पे नहीं आएगी कोई जिम्मेदारी, ये मेरा बच्चा है, मैं चली जाऊंगी इसे लेकर। और कल को तुम्हारा मन बदल गया तो तुम इस बच्चे को लेकर हक मांगने आ गई तो? देखो निशा, सब कितना अच्छा चल रहा है हमारे बीच, तुम कोशिश करो ना समझने की, ये बेवकूफी मत करो। कल तक प्यार की बातें करने वाला वो इंसान अचानक कितना नीचे गिर गया था। कितनी कड़वी, कितनी ओछी बातें कही थी उसने, और निशा न जाने क्यों खामोश रह गई थी। सब सोचते हुए निशा ने अपनी आंखें पोंछी और मोबाइल उठाकर राघव को वो मैसेज भेज दिया जिसमें लिखा था, आई एम लीविंग योर होम, योर लाइफ राघव, डोंट वरी, मैं अब कभी लौट के नहीं आऊंगी। वो अपने पेट पर हाथ रखकर उस नन्ही धड़कन को महसूस करने की कोशिश कर रही थी जो किसी खोखले रिश्ते से कहीं बढ़कर थी उसके लिए। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, सेंड या डिलीट। मोबाइल पर लिखा वो एक वाक्य उससे सवाल कर रहा था, सेंड या डिलीट। मानसी के माथे पर पसीना छलक आया। क्यों जिंदगी ऐसे दोराहों पर लाकर खड़ा कर देती है? क्यों हमें अक्सर कठिन चुनाव करने होते हैं? क्यों हर बात में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, जैसे नियमों की बेड़ियां डाल दी गई हैं? वो अपना कॉफी का मग लिए बालकनी में आ गई। अंदर कमरे में लटके फोटो फ्रेम्स बल्ब की हल्की रोशनी में चमक रहे थे। सभी में उसकी तस्वीरें थीं उसके थिएटर ग्रुप के साथ। किसी में बैक स्टेज मेकअप करवाते हुए, कभी प्रैक्टिस करते हुए, किसी में मंच पर अलग अलग किरदार निभाते हुए। बचपन से एक्टिंग का शौक और फिर थिएटर, यही तो उसकी जिंदगी था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने उसको सपनों की सीढ़ी थमा दी थी। अपनी लगन और मेहनत से वो ऊंचाइयां चढ़ती भी जा रही थी। सबसे चमकता तारा उसकी मुट्ठी में आने को ही था, फिर अचानक उसके पैरों तले की जमीन और सर के ऊपर का आसमान क्यों खींचा जाने लगा? मानसी पिछले कई महीनों से आने वाले प्ले की तैयारियां कर रही थी। रात जाग जाग कर आईने के सामने संवाद बोलती, लंबे लंबे कठिन डायलॉग याद करती, खुद को भावनाओं में इस कदर बहा डालती कि उसे आंसुओं के लिए ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती। पंचकन्याओं में से एक अहिल्या की कहानी मंच पर रचनी थी।
अहिल्या यानी ऋषि गौतम की पत्नी, जिन्हें इंद्र ने ऋषि का रूप धर के छल लिया था और फिर ऋषि के श्राप से वो पत्थर बन गई थीं। मानसी मन ही मन अपने संवाद दोहराने लगी, लेकिन शब्द हलक में अटकने लगे। देह में झुनझुनी महसूस होने लगी। पीठ पर प्ले के डायरेक्टर सुदीप्तो मुखर्जी की उंगलियां सरकती हुई महसूस होने लगीं और कानों में हल्की सी फुसफुसाहट। अहिल्या का रोल तुम्हें ही मिलेगा। मानसी ने एक बड़ा सा घूंट भरकर गर्म कॉफी हलक में उतार दी। वो जानती है कि उसे लीड रोल पाने के लिए क्या कुछ सहना पड़ सकता है। अहिल्या तो इंद्र के छल का शिकार हुई थी, वो वेश बदल कर आया था, पर यहां तो ये दुष्ट अपने असली रूप में है। उसके बड़े बड़े सपनों का फायदा उठाना चाहता है। मानसी का सर घूमने लगा। नहीं बनना उसे पत्थर की अहिल्या। उसे बिना अपनी गलती के किसी का श्राप नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए वो आसमान जहां तक पहुंचने के लिए उसे वो करना पड़े जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो। मानसी ने मोबाइल उठाकर अपना लिखा मैसेज एक बार फिर पढ़ा। मुझे अहिल्या का रोल नहीं चाहिए, आपकी शर्तों पर तो कतई नहीं। मानसी ने सेंड पर हौले से छूकर मैसेज भेज दिया। अहिल्या हर सदी में चली जाए ये जरूरी तो नहीं। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य एकता नाहर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, सेंड या डिलीट। मोबाइल पर लिखा वो एक वाक्य उससे सवाल कर रहा था, सेंड या डिलीट। आंखों में आई नमी से बीती यादों के साथ मोबाइल की स्क्रीन भी धुंधली दिख रही थी। शाम से उसे एक मैसेज को वो कईयों दफा पढ़ चुकी थी। इंडिया में हूं, तुम्हारे ही शहर में, मिलोगी? हाँ, पढ़ते ही छवि ने टाइप कर दिया था, पर फिर रुक गई। उसकी उंगलियां भी और घड़ी की सुइयां भी। कॉफी का गर्म कप हाथ में था और कोई पुराना सा मलाल दिल में। कैसे मिला होगा उसको मेरा नंबर? मैं तो सोशल मीडिया पर भी नहीं हूं। क्यों मिलना चाहता है? क्या अब भी पहले की तरह? दिल में सवाल पर सवाल बदलते गए और चेहरे पर भाव। वो पुराने मैसेज स्क्रॉल करने लगी। जिंदगी में अचानक हुई नई आहट के साथ मन कैसे उल्टी दिशा में भागने लगता है। यादों के शहर में कुछ खोजता, कुछ ढूंढता, कुछ टटोलता। 2 साल पहले गौतम अचानक ही उसकी जिंदगी में चला आया था। किसी के जिंदगी में आने से जो हलचल होती है वो भी नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा ही रहा। न उसके साथ कपड़ों के रंग बदलने पड़े, न बेपरवाह होने की आदत। वो गौतम के साथ वैसी ही थी जैसी अपने साथ। घंटों उससे बात करते करते कब रात, सुबह और शाम हो जाती, इसका इशारा बस कलाई में बंधी घड़ी ही करती थी। क्या इस रिश्ते को नाम देना जरूरी है? और उस रोज गौतम के इस सवाल ने उसके मन में पल रहे प्यार, शादी और न जाने कितने ही सपनों का हाथ यूं ही छोड़ दिया। जवाब में वो चुप रही, लेकिन इस बार हलचल हुई थी। कुछ टूटने की, कुछ बिखरने की। बैग में उसके लिए अपने हाथ से बनाया कार्ड और आंखों में इस रिश्ते से होने वाली उम्मीदों को छवि ने छुपा लिया था। एक रिश्ते में 2 बिल्कुल अलग अलग सपनों को बचा के रखने की हिम्मत होती है क्या? शायद नहीं। दिल भारी हो जाता है और फिर एक दिन रिश्ता टूट जाता है। उस रोज दरारें नहीं आई थी, लेकिन उसके पहले की खनक छवि ने पहचान ली थी। मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, शादी के लिए। गौतम को ये मैसेज भेजते वक्त उसे कोई तो उम्मीद बची थी जो ये लिखने के पहले वो कितनी ही बार लिख लिख के मिटाती रही। आई विश यू फाइंड योर मैन, उसका मैसेज आया। और हमारे बीच जो था वो क्या था गौतम? लिखा था उसने, पर मिटा दिया। इसके बाद और बहुत कुछ लिखा था, वो भी मिटा दिया। आज शादी के 1 साल बाद अचानक गौतम का चले आना। छवि ने यादों से बाहर आकर फिर से मोबाइल स्क्रीन को देखा। वही मैसेज, इंडिया में हूं, तुम्हारे ही शहर में, मिलोगी?
कॉफ़ी की गर्माहट और आंखों की नमी दोनों ही वक्त के साथ ठंडे पड़ गए थे। शाम खत्म होने को थी और गौतम के पसंद के रंग की नीली साड़ी अलमारी के हैंगर से छवि के हाथ में। मोबाइल पर लिखा वो हाँ अब भी उससे सवाल कर रहा था, सेंड या डिलीट। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। दोस्तों, अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य लकी राजीव ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, सेंड या डिलीट। मोबाइल पे लिखा वो एक वाक्य उससे सवाल कर रहा था, सेंड या डिलीट। आशु थोड़ी देर फोन पर लिखे मैसेज को एक टक देखता रहा। माँ, फॉर्म तो मैंने आपके कहने से भर दिया था, लेकिन कल का एग्जाम मैं नहीं दूंगा। मुझे नहीं होना फौज में भर्ती। आशु टाइप करके बैठा तो था, लेकिन भेज नहीं पा रहा था। एक बार दिल कहता था कि भेज दूं, बता दूं माँ को सच। तभी दिमाग समझा देता था, डिलीट करो मैसेज। माँ तो दूसरे शहर गई है, उनको कौन बताएगा कि आर्मी का एग्जाम दिया है या नहीं। बाद में कह देना कि सिलेक्शन नहीं हुआ, बात खत्म। दिल और दिमाग की इस लड़ाई को जब उसके लिए सहन करना मुश्किल हो गया तो वो छत पर आकर टहलने लगा। नीचे सड़क पर एक पिता अपने बेटे को साइकिल चलाना सिखा रहा था। आशु ने उधर से नजरें फेर ली। उसकी जिंदगी में तो ये रिश्ता आया ही नहीं था। उसने तो पापा को देखा तक नहीं। उसके दुनिया में आने के पहले ही पापा शहीद हो चुके थे। आशु बड़बड़ाया, फालतू की बातें हैं, वतन पे मर मिटना। कभी कोई पूछता है उस सिपाही से कि उसको जंग पे जाना भी है कि नहीं, और उनके घर वाले, उनका क्या। आशु अक्सर माँ पर भी झुंझला जाता था। क्या माँ, हमेशा वही सब, देश, मिट्टी, वतन। एक पेंशन मिलने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। हमने क्या क्या नहीं झेला, और आप मुझको भी फौज में भेजना चाहती हैं, क्यों। आशु को छत पे खड़े खड़े हल्की ठंड लगने लगी थी। वो नीचे उतरा और अपने कमरे में जाने के बजाय पूजा घर की ओर बढ़ गया। वहीं रखे बक्से में तो रखती हैं माँ सारे शॉल और कंबल। मंदिर में एक प्रसाद की कटोरी रखी थी। मिश्री के दाने देखकर आशु को माँ का मैसेज याद आ गया, मुंह मीठा करके जाना, देखना सिलेक्शन जरूर होगा। तभी उसकी नजर कटोरी से दबे लिफाफे पर पड़ी। ये क्या है। आशु ने झट से आगे बढ़कर उसे उठा लिया। बाहर लिखा था, प्रीति सिंह। ये तो माँ को भेजी गई कोई चिट्ठी थी, बहुत पुरानी। आशु ने पढ़ना शुरू किया, प्यारी प्रीति, पता नहीं मैं जंग से तुम्हारे पास वापस आऊंगा भी या नहीं, अपने बच्चे को देख पाऊंगा भी या नहीं, पर अगर मैं ना आऊं तो मेरा बेटा या बेटी जो भी हो उसको बताना जरूर कि उसके पापा बहुत किस्मत वाले थे कि उन्हें जंग पे भेजा गया। समझाना उसे कि हर सिपाही को वतन पे मिटने का मौका नहीं मिलता। आगे और भी बहुत सी बातें लिखी थी, लेकिन आंसुओं ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। वो उस चिट्ठी को बहुत देर तक हाथ में लिए महसूस करता रहा। फिर शर्ट की जेब से फोन निकाल कर पहले वाला मैसेज डिलीट करके नया लिखना शुरू कर दिया। हाँ माँ, मैं मिश्री खा के ही निकलूंगा, और एग्जाम वो तो अच्छा ही होगा, आपने और पापा ने विश कर दिया है ना। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले और आखिरी सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, सेंड या डिलीट। मोबाइल पे लिखा वो एक वाक्य उससे सवाल कर रहा था, सेंड या डिलीट। बैटरी रिक्शा पे बैठे शम्मी भाई ने भेजने से पहले मैसेज आखिरी बार पढ़ा। कुलसुम, अगर तुमको भी उसी कंपाउंडर से शादी करनी तो एक बार छज्जे पे आ जाओ, फैसला समझ जाऊंगा मैं तुम्हारा, और कसम कुमार सानू की कभी रास्ते में आऊंगा नहीं। हाँ। सेंड करते ही अफसोस से आंखें मूंद ली। ई रिक्शा वाले शम्मी भाई का पड़ोसी खान साहब की लड़की कुलसुम से नैन मटक्का था। खान साहब, जिनके पैर में कुछ तकलीफ थी, उनको रोज मुफ्त में उनकी चूड़ी की दुकान तक छोड़ते छोड़ते शम्मी ने उनके दिल में जगह बना ली थी। खान साहब ने इशारा भी किया था भाई कि उनको रिश्ता कबूल है, लेकिन आज शम्मी भाई ने कुलसुम के घर के बाहर डेग में बिरयानी बनती देखी तो शक हुआ। मोहल्ले में किसी ने बताया,
अरे भैया, कुलसुम को देखने लड़के वाले आ रहेंगे। लड़का बहुत बड़ा कंपाउंडर हैगा। खां साहब तो मन मना चुके हैं, बस तारीख वारीख तय होनी हैगी। हाँ, ई रिक्शा में उसी वक्त तो प्यार है किसी और का बजने लगा था। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब कुलसुम भी बालकनी पे आ गई। दिल भक्क से हो गया था शम्मी का। क्या क्या नहीं किया था इस इश्क के लिए। खुद का मोबाइल बिना जबान से बैटरी चाटे चलता नहीं था, लेकिन कुलसुम को महंगा फोन दिलाया। खां साहब की लल्लो चप्पो की सब बेकार। शम्मी दिल जला आशिक बन के गली में खड़े हो गए। सामने से खां साहब आते दिखे तो गुस्सा फूट पड़ा। शर्म ना आई तुमको, है? शर्म ना आई? खां साहब घबरा गए। सीट मेरे रिक्शे की गरम की और रिश्ता किसी और से करवा रहे हैं? मोहल्ले वाले जमा होने लगे। शम्मी बोलते गए बिना थमे, अरे मोहल्ले वालों सुनो, हमसे सुनो। ये जो शरीफ बने रहते हैं ना, एक नंबर की चोटी फैमिली है, चोटी। फकरू भाई की शादी में बिरयानी चुराते पकड़ा गया था ये आदमी है। और बताएं, एक नंबर के पंखे चलाने वाली गर्मी हो तो पंखा भी नहीं चलाता, कहता मौसम ठीक है। और जब कटिया डालता है 2 कूलरों के बीच सोता है ये, 2 कूलरों के। और सुनो, सुबह हमको देखते ही लंगड़ाने लगता है ताकि मुफ्त में सवारी मिल जाए। अरे और कहा बताएं, अरे जुमे रात को 2 औरतों को चूड़ी पहनाते वक्त इसने पता नहीं क्या किया, दोनों ने बाजार में लिटा लिटा के मारा इसे। हैं, अपनी लड़की की शादी का झांसा देके हमसे अपना मोबाइल रिचार्ज करवाता था ये जलील आदमी। खां साहब थर थर कांप रहे थे। बेइज्जती काफी हो गई थी। तभी कमलेश पान वाले ने शम्मी को संभाला। अरे भैया चुप हो जाओ, खां साहब के मरहूम अब्बा की बरसी है, सुबह से बिरयानी बन रही है और तुम ये सब तमाशा कर रहे हो यार। हैं, बरसी? शम्मी भाई का माथा ठनका। उन्हें बताया गया कि किसी ने उनसे झूठ बोला था कि कुलसुम के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। बिरयानी तो मरहूम दादा के फातिहा की थी, लेकिन फिर कुलसुम बालकनी पे क्यों आई? ये सोचते हुए उन्होंने मोबाइल की बैटरी चाट के फोन ऑन किया। जो देखा वो देख के कांप गए। मैसेज तो गया ही नहीं था। थोड़ी देर बाद पूरे मोहल्ले ने देखा खां साहब गुस्से में चले जा रहे थे और शम्मी उनको मनाने के लिए हाथ जोड़े पीछे पीछे दौड़ रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।